नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागीरथ अकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अशोक जानू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारी क्लास चल रही थी हड़प्पा सभ्यता की, तो सर्वप्रथम तो हम उस क्लास को रिवाइज करेंगे जो पहले हम हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने कब जानकारी दी थी? कल मैंने आपको ये बता दिया था सब कुछ। 1826 में चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी। इसके बाद में 1856 में कराची लाहौर रेल लाइन का काम चल रहा था। कब? 1856 कराची लाहौर रेल लाइन। कराची लाहौर रेल लाइन के कार्य के दौरान जॉन बटन व विलियम बटन नामक दो भाइयों ने कुछ एक टिल्ले से कुछ हिंटें प्राप्त की। उसकी जानकारी उन्होंने ब्रिटिशर्स को दी, तो ब्रिटिशर्स ने उन हिंटों पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में एक बंदा आया जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वह बंदा था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बन के आया था। उसने उस इंटो का अध्ययन करने के लिए 1921 में भारतीय पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी को भेजा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम खोज की। फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। उसके बाद में दोबारा जो मार्टिन व्हीलर थे, उन्होंने 1946 में उत्खनन कार्य किया। अब उत्खनन में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ वो मैंने कल आपको बताया था। क्या क्या प्राप्त हुआ है? कुछ अवशेष प्राप्त हुए, इसमें अन्नागार मिला है। अन्नागार मैंने कल आपको दिखाया भी था, आज फिर दिखाऊंगा। जो अन्नागार हमें प्राप्त हुआ है, उस अन्नागार के बारे में कहा जाता है कि सेंधव सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता की वो सबसे बड़ी इमारत है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इमारत है। एक नंबर पर कल मैंने आपको बताया था कि लोथल का गोदीबाड़ा एक नंबर पर सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मतलब सौ बड्डो जो खंडर मिल्यो हपन वो बड़को अन्नागार है, नहीं लोथल में गोदीबाड़ो है। ठीक है, समझ में आया? अब इससे आगे हम पढ़ेंगे आज हड़प्पा का नगर नियोजन। हड़प्पा का नगर नियोजन मतलब हड़प्पा में कैसे नगर मिले हैं। आप आज भी इस बात पे अचंभा करेंगे कि उस समय में इतनी इंजीनियरिंग इतनी विकसित थी कि उन्होंने इतना शानदार इंटीरियर जो वहां का स्कल्पचर है उसको बनाया, और निर्माण कार्य में जो उसको आज देख के भी लोगों को अचंभा होता कि उस टाइम का इंजीनियर कितना डेवलप था, उसने कितना कुछ कार्य किया था उस समय के लिए, जो उस समय कार्य किया जा रहा था। अब आपको पता है वहां से क्या क्या प्राप्त होता है। एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, समकोण पर काटती सड़कें प्राप्त हुई हैं। समकोण पर काटती सड़कें आज भी अपने बहुत कम नगरों में आपको समकोण पर काटती सड़कें मिलेंगी। उस समय का इंजीनियरिंग देखो आप, कितनी विकसित इंजीनियरिंग थी उनकी, जिससे उन्होंने उस समय समकोण पर काटती सड़कें बनाई। नगरों की व्यवस्था कैसी थी वो हम आज हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में देखेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में देखने से पहले आपको उस अन्नागार को एक बार फिर दिखाता हूं मैं। ये था वो अन्नागार जिसमें छह छह की पंक्तियों में अन्नागार बने हुए थे। अब देखो इस अन्नागार में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ये जो अन्नागार था, ये इधर भी छह बने हैं, इधर भी छह बने हैं, छह छह की पंक्तियों में बने हुए हैं। इसमें से गेहूं व जौ के साग से मिले हैं। गेहूं व जौ के साग से, गेहूं व जौ के साग से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और इस अन्नागार से हमें क्या प्राप्त हुआ है? इस अन्नागार में कल क्षेत्रफल जो था, मतलब लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल था क्या है आज भी 169 गुणा 133। और जो ये बने हुए हैं एक एक डिजाइन, इसके बीच बीच में जो ये जगह है, ये जगह है 5 मीटर की। 5 मीटर का स्पेस बीच में, और उसके बाद में अगला जो अन्नागार है वो बना हुआ है। इसमें जो एक अन्नागार से दूसरे अन्नागार के बीच में जो स्पेस मिला है
वो मिला है 5 मीटर। ये नगार के बारे में हो गया। अब आज मैं आपको इसका नगर नियोजन समझाने जा रहा हूं कि हड़प्पा में नगर नियोजन कैसा था। तो देखेंगे नगर नियोजन। हाँ नहीं, अब बात सुन, अब भी अचंभव है कि आज भी अगर कोई नगर नियोजन की मतलब बात यह है कि नगर पूरो को नियोजन करना, मतलब एक तरीकों प्लानिंग के सागे नगर बसाणो। अगर आप आज प्लानिंग के सागे एक छोटो सो काम भी कर लागा तो वो छोटो सो काम भी होगा कोई भी प्लान में 5 ठोकनी तैयार लाद जा। तो सब बड़ी बात यह है कि बी टाइम का इंजीनियर मतलब इतो जबरदस्त नगर नियोजन क्या कर सके। पहली बात कि नगर कितने भागों में विभक्त था? नगर 2 भागों में विभक्त था। नगर 2 भागों में विभक्त था। 2 भाग कौन कौन से? कल मैंने आपको बताया था 2 भाग कौन कौन से आते हैं। 1 नंबर पे आता है दुर्ग टीला, दूसरे नंबर पे आता है नगर टीला, अब देखो जो अन्नागार मिला है वो कहां मिला है? दुर्ग टिल्ले में। दुर्ग टिल्ले में ही प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों के आवास मिले हैं। कल मैंने आपको बताया था श्रमिकों के आवास मिले हैं दुर्ग टिल्ले में। दुर्ग टिल्ले को मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा है? माउंट एबी कहा है। क्या कहा है? माउंट एबी। माउंट एबी नाम देने वाले का क्या नाम है? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा है दुर्ग टीले को। दूसरा आता है नगर टीला। नगर टीला जो साधारण जनता के निवास के लिए बना हुआ था उसको क्या बोलते हैं? नगर टीला। नगर टीले में एक और चीज हमें प्राप्त होती है वहां से, वो मिलती है 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। क्या मिला है? 2 प्रकार के कब्रिस्तान। नगर टीले से 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले। कौन कौन से? एक टाइप का नाम आता है एच टाइप का, एच टाइप का ग्रेवयार्ड। एच टाइप का कब्रिस्तान बोल सकते हो या ग्रेवयार्ड बोल सकते हो। दूसरा मिला है R37। ये नाम उत्खननकर्ताओं ने उनको दिए हैं। R37 कब्रिस्तान मिला है। तो नगर टीले के दक्षिणी भाग में, नगर टीले के दक्षिणी भाग में हमें क्या मिला है? ये मिला है दक्षिणी भाग में। दक्षिण में मिले हैं 2 प्रकार के कब्रिस्तान। हमें कहां से मिले हैं? दक्षिण में मिले हैं। नगर टीले के दक्षिण में 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। इसमें एक एच टाइप का कब्रिस्तान है, दूसरा कब्रिस्तान है R37 प्रकार का कब्रिस्तान। अब बात आती है कि नगर की प्लानिंग। तो नगर 2 भागों में विभक्त है। यह है प्रशासनिक, प्रशासनिक जो वर्ग होता है उसके लिए दुर्ग टीला है, सामान्य जनता के लिए नगर टीला है। सामान्य लोगों के लिए, मैंने कल आपको बताया था कि सैंधव सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभक्त हैं, दुर्ग टीला और नगर टीला, या पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला में विभाजित हैं। पर एक नगर है धोलावीरा जो 3 भागों में विभक्त मिला है। कितने भागों में विभक्त मिला है? 3 भागों में विभक्त मिला है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब बात आती है नगर नियोजन की। नगर नियोजन जो नगर प्लानिंग के अनुसार बनाया गया, मतलब दुर्ग टीला अलग, नगर टीला अलग। अब बात आती है कि यहाँ की सड़कें कैसी थी। सड़कें, सड़कें यहाँ पर जो सड़कें मिली है वो समकोण पर काटती सड़कें मिली है। समकोण पर काटती, समकोण पर काटती सड़कें। तो जो समकोण पर काटती सड़कें मिली हैं उनको, समकोण पर काटती हुई सड़कों की इस पद्धति को क्या कहा जाता है?
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पद्धति का आप नाम लिखेंगे कि समकोण पर काटती सड़कें, पद्धति का नाम है ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या ग्रीड स्टेशन पद्धति। ग्रीड स्टेशन पद्धति। तो यहां पर जो समकोण पर काटती सड़कें मिली हैं उनकी पद्धति कैसी है? ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या ग्रिड स्टेशन पद्धति की सड़कें मिली। अब बात आती है कि सड़कों की चौड़ाई कितनी थी। 9 से 10 मीटर चौड़ी सड़कें। 9 से 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिली हैं। आज हम लोग गांवों में रास्ते के लिए लड़ते हुए लोगों को देख सकते हैं। गांव में लड़ाई माची रह गई लगातार, तू खे तू दाबली और वो खे तू दाबलियो। 6 फुट चौड़ो भी गेलो लाते हो। और आज वर्तमान में आप अपना आपने कितना डेवलप समझा बे टाइम को सड़कों को निर्माण जो मुख्य सड़क होती 9-10 मीटर चौड़ी को मतलब है 30 फुट चौड़ी सड़क, कम से कम 30 फुट चौड़ी सड़क मिली। ई बात ने देख के ही बी टाइम की इंजीनियरिंग समझो जा सका कि बी टाइम का लोग कितना विकसित था। आज आप अपने आप ने विकसित समझ ले भले पर न बी टाइम को बराबरी आप कदे ही कर सका। सैंधव सभ्यता को जो नगर नियोजन है पी की बराबरी आज भी को नहीं हुई। ठीक है, तो 9 से 10 मीटर चौड़ी और मिट्टी से बनी हुई सड़कें मिली हैं। मिट्टी से बनी सड़कें मिली है। तो सड़कों का समझ में आ गया। समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या ग्रेट स्टेशन पद्धति कहा जाता है। 9 से 10 मीटर चौड़ी है, मिट्टी से बनी हुई सड़कें यहां से प्राप्त होती हैं। अब बात आती है सड़कों के बाद में उनके घरों की। तो घर, पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। गलियों में खुलते और आमने सामने बने होते थे। कहां बने होते थे? आमने सामने बने होते थे। घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे और आमने सामने बने होते थे। दूसरी बात आती है कि नगर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर मिला है। पूर्व दिशा की ओर मिला है। नगर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर मिला है और जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण बनी है। उत्तर से दक्षिण बनी हुई है। कहां बनी हुई है? उत्तर से दक्षिण बनी हुई है। तो घर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। एकमात्र नगर है लोथल जिसमें मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलते हैं। बाकी किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में मुख्य सड़क पर दरवाजे नहीं खुलते, सब दरवाजे गलियों में खुलते हैं। ये मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि मुख्य सड़क पर कैसे, गलियों में कैसे खुलते हैं। नगर का मुख्य द्वार होता है वो पूर्व दिशा की तरफ मिला है और मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण बनी हुई है। अब देखो समझते हैं कि
घर बने कैसे। जैसे मान लो ये हो गई मुख्य सड़क, ये क्या हो गई मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क है। ये कहां से कहां बनी है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बनी है, 9 से 10 मीटर चौड़ी है, और मिट्टी की बनी है। ये हो गई मुख्य सड़क की विशेषता, ठीक है, मिट्टी से बनी। अब देखो जैसे मान लो ये कोई गली है, ये गली है, इस सड़क पे आ रही है, तो इस पे जो घर बना हुआ होगा यहां पे, उस घर का दरवाजा यहां खुलता है, और यहां पे जो घर बना हुआ होगा उसका दरवाजा खुलेगा यहां। ऐसे ही यहां जो और घर बना हुआ होगा उसका दरवाजा यहां होगा, और इधर वाले का दरवाजा होगा यहां। ऐसे आमने सामने दरवाजे गलियों में खुले हैं, ना कि मुख्य सड़क पर। मुख्य सड़क पर एक भी दरवाजा नहीं मिला है, सब दरवाजे मिले हैं कहां, गलियों में। गलियों में मिले हैं, घर पक्की ईंटों के बने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि घर कैसे बने हुए वहां पर मिले हैं। अब बात आती है कि जो और क्या मिला है, अन्य अवशेष क्या प्राप्त हुए। नगर नियोजन आपको समझ में आ गया, समकोण प्रकार की ग्रिड स्टेशन पत्ती पर बनी हुई सड़कें हैं, घर पक्की ईंटों के बने हैं, गलियों में खुलते दरवाजे मिले हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर एग्जाम दृष्टिकोण से इतनी विशेषताएं आपके लिए काफी है। अब बात आती है कि और क्या क्या अवशेष मिले। अन्य साक्ष्यों में अन्य साक्ष्यों में स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की एक मूर्ति में, इससे पता क्या चलता है, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की जो मूर्ति मिली है, इसको हड़प्पावासी क्या कहते थे, इसको हड़प्पावासी कहते थे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी। आपसे पूछ ले उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी की मूर्ति कहां से मिली है, तो आप क्या बताएंगे, हड़प्पा से। कहां से मिली है, हड़प्पा से। उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है। अगर आपसे पूछ ले उर्वरा देवी संबंधित है, नीचे ऑप्शन देगा, गर्भ से निकलते पौधे की मूर्ति, एक मरण मूर्ति, एक मिट्टी की मूर्ति, नग्न मूर्ति, तो आप क्या बताएंगे, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मूर्ति मिली है, जिसे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी कहा गया है। क्या कहा गया है, उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी कहा गया है। इसके बाद में बात आती है आगे, इसके अलावा और क्या मिला है। यहां से मिली है मोहरे, मोहरे मिली हैं, जो अभिलेखित मोहरे, अभिलेखित मोहरे। अब आपसे पूछ रहे कि सर्वाधिक अभिलेखित मोहरे कहां से मिली हैं, तो मिली है हड़प्पा से। और अगर डायरेक्ट पूछे कि सर्वाधिक मोहरे कहां से मिली हैं, तो आप क्या बताएंगे, सर्वाधिक मोहरे मिली हैं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे मिली हैं। और सर्वाधिक अभिलेखित मोहरे कहां से मिली है, हड़प्पा से। और हड़प्पा से भी कहां से मिली है, एच आकार का जो कब्रिस्तान मिला है वहां से मिली है। एच आकार के कब्रिस्तान से जो मोहरे प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक अभिलेखित मोहरे यहां पर मिली है। अब अभिलेखित मोहरे जो हड़प्पा से मिली है वो किस चीज की बनी हुई है, हम आगे देखेंगे।
हड़प्पा से प्राप्त अभिलेखित मुहरे। इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता यह है कि पहली बात तो ये बड़ी है सेल खड़ी। सेल खड़ी या जिसे बोला जाता है स्टेटाइट, स्टेटाइट से निर्मित मुहरे। सेल खड़ी या स्टेटाइट से निर्मित मुहरे हैं। दूसरी बात आती है इस पे जो अलंकरण किया गया है, अलंकरण। अलंकरण किस चीज से किया गया है तो आप बताएंगे। एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल का मतलब होता है एक सींग वाला बैल। एक श्रृंगी बैल, कुब्बड़दार बैल। हिरण का अंकन भी मिलता है, पशुपतिनाथ का अंकन भी मिलता है। पशुपतिनाथ का अंकन मिलता है। मोहरों पर अलंकरण क्या किया गया है, एक श्रृंगी बैल, कुबड़दार बैल, हिरण और पशुपतिनाथ का अंकन भी हमें वहां से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, हड़प्पा से। और ये मोहरे हमें सबसे ज्यादा मिली कहां से हैं तो आप बताएंगे एच टाइप के, एच टाइप कब्रिस्तान से। एच टाइप कब्रिस्तान से हमें मोहरे मिली हैं। इसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है, एक हमें साक्ष्य मिला है समाधान का। उसमें क्या है, मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होती है, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं तो हमें ये साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं हड़प्पा से। कहां से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। और क्या मिला है, एक मिली है प्रसादन मंजूषा। प्रसादन मंजूषा, प्रसादन मंजूषा का मतलब है श्रृंगार पेटी, श्रृंगार पेटी। और एक कांस्य का दर्पण भी मिला है, कांस्य का दर्पण, कांस्य का दर्पण मिला है। क्या मिला है, एक प्रसादन मंजूषा मिली है और प्रसादन मंजूषा के साथ साथ एक कांस्य का दर्पण भी मिलता है। मतलब बात यह है कि लुगायन श्रृंगार को शौक जदवी। प्रसादन मंजूषा मतलब श्रृंगार पेटी, जिन फेयर एंड लवली कौन सारी क्रीम और बोरो प्लस और बड़ी सारी क्रीम रखा करी, लिपस्टिक और काजल टिक्की बिंदी आजकल भी रखी वह प्रसादन मंजूषा अपन हड़पाऊ भी मिली है। और भी सागे सागे एक कांस्य को दर्पण भी मिली है। ठीक है, बाद में बात आवे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या की, तो आपा हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में पढ़ाना कि सेंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि। पहली बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यताओं जो अपन लिपि प्राप्त हुई है वह लिपि लिखेड़ी कटे है, मतलब कट्ठों प्राप्त हुई है। तो एक एच टाइप को कब्रिस्तान में अपन बतायो कि एच टाइप का कब्रिस्तान इंपॉर्टेंट है, एच टाइप कब्रिस्तान से। दूसरे कब्रिस्तान को क्या नाम हो, कमेंट में बताओ, दूसरे कब्रिस्तान को क्या नाम हो। एच टाइप कब्रिस्तान से हमें सेंधव सभ्यता की लिपि प्राप्त होती है, जिस लिपि को क्या कहा जाता है, इस लिपि को कहा जाता है ब्रूस्टोफेदन लिपि। ब्रूस्टो
ब्रूस्टोफेदन लिपि। ब्रूस्टोफेदन लिपि के दो अन्य नाम हैं। एक इसको कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि, दूसरा इसको कहा जाता है गोमूत्री लिपि। सर्पिलाकार लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे लिखी जाती है, पहले दाएं से स्टार्ट होती है, बाएं की तरफ जाती है, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो ये ऐसे लिखी जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सर्पिलाकार लिपि। और कभी गाय को आप जो पेशाब करते हुए देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको गोमूत्री लिपि क्यों कहते हैं। गाय सीधा नहीं चलती है करते पेशाब करते हुए, वो हमेशा ऐसे सर्पिलाकार वलय बनाती हुई चलती है, जिससे इसको क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार लिपि या गोमूत्री लिपि कहा जाता है। अब ब्रूस्टोफेदन लिपि के बारे में अन्य जानकारियों में हम पढ़ेंगे कि ब्रूस्टोफेदन लिपि में प्रथम लाइन कैसे लिखी जाती थी। प्रथम जो लाइन थी वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रूस्टोफेदन लिपि में प्रथम लाइन किस लिपि के समान लिखी जाती थी, तो आप क्या बताएंगे? खरोष्टी लिपि के, खरोष्टी लिपि के समान, खरोष्टी लिपि के समान लिखी जाती थी प्रथम लाइन। और द्वितीय लाइन, वैसे द्वितीय लाइन सर्पिलाकार है, तो द्वितीय लाइन कहां से आएगी? द्वितीय लाइन आएगी बाएं से दाएं, और फिर वापस दाएं से बाएं तीसरी लाइन। ये कैसे लिखी जाएगी? ये पूछ ले, तो ये लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के जैसे सेकंड लाइन लिखी जाती है। अब बात आती है कि ब्रूस्टोफेदन जो लिपि है उसमें क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। उसमें देखो, ब्रूस्टोफेदन लिपि में 64 मिले हैं मूल चिन्ह, मूल चिन्ह मिले, 64 मूल चिन्ह मिले हैं। 250 से 400 अक्षर मिले हैं, 250 से 400 अक्षर है, 250 से 400 अक्षर मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक जो अक्षर मिला है वो मिला है यू आकार का, अंग्रेजी के यू आकार का सर्वाधिक मिलने वाला अक्षर, सर्वाधिक मिलने वाला अक्षर जो है वो कौन सा है? अंग्रेजी के यू आकार जैसा एक अक्षर मिला है, अंग्रेजी के यू आकार, ठीक है। और मूल चिन्हों में सर्वाधिक जो चिन्ह मिला है वो क्या मिला है? सर्वाधिक मिलने वाला चिन्ह, चिन्ह मिला है वो मिला है मछली का। आपसे पूछ ले जो सैंधव घाटी सभ्यता से ब्रूस्टोफेदन लिपि मिली है उसमें कुल कितने चिन्ह हैं, तो आप बताएंगे 64 मूल चिन्ह है, 250 से 400 अक्षर है, जिसमें सर्वाधिक अक्षर अंग्रेजी के यू आकार का जैसा मिला है, और सर्वाधिक जो चिन्ह मिले हैं वो मछली के आकार के हमें प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि ब्रूस्टोफेदन लिपि को पढ़ा जा चुका है क्या? नहीं पढ़ा जा चुका है, अभी तक कोई ब्रूस्टोफेदन लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हुआ है। हम लोग लिखेंगे कि सर्वप्रथम ब्रूस्टोफेदन लिपि लिपि को पढ़ने का
प्रयास किसने किया? प्रयास। सर्वप्रथम ब्रुस्टोफेदन लिपि या सेंधव सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो उनका नाम है वेडेन महोदय। वेडेन महोदय। वेडेन महोदय आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया ब्रुस्टोफेदन लिपि को वेडेन महोदय ने, और ये सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए। इसके बाद में आता है प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय जिन्होंने सेंधव लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। उनका नाम है नटराज महोदय। नटराज महोदय। अब आप बताओ कि नटराज महोदय सफल हुए कि नहीं हुए? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सफलता नहीं मिली है, अब तक भी नहीं मिली है। सेंधव सभ्यता की लिपि को ये पढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। तो आपको याद करना है कि सर्वप्रथम सेंधव सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया? वेडेन महोदय। जब नहीं पढ़ी गई तो फिर नटराज खा के और प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो नटराज खा के वेडेन महोदय, फिर भी कौन नहीं पढ़ेगी। अपन याद रखना, वेडेन नटराज खा के सेंधव सभ्यता की लिपि पढ़ने को क्या करो? प्रयास करो। बात समझ में आई? यह होगी सेंधव सभ्यता की लिपि। इसके बाद में आप अगली क्लास में पढ़ांगा मोहनजोदड़ो। आपकी हड़प्पा पूरी होगी है। हड़प्पा संबंधित जो भी चीज अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और वीडियो जब तुम पसंद आ जा तो लाइक करो, और नहीं पसंद आवा तो अनलाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।